दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में हुए शामिल। 22 से 24 नवंबर तक हो रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन। संभल में जामा मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद। मस्जिद को दोबारा सर्वेक्षण करने के दौरान हंगामा। पथराव कमिश्नर अंजोय सिंह कुमार ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। लखनऊ में चुनावी हार के बाद सपा प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने लगाया चुनाव में धांधली के आरोप। उपचुनाव में भाजपा ने सपा से 2 सीटें छीनी। कुंदुरकी में 31 और कटेरी में 33 साल बाद खिला कमल। सीसा मऊ में नसीम ने को मिली सिंपैथी। लखनऊ का इक्वाइस सुधरने के लिए डीएम की अपील। ताल कटोरा सहित 6 स्थानों पर गए। बोले जनता करे सहयोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करे उपयोग। लखनऊ के ओमैक्स कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। बोले दबाव बनाकर खरीदी जा रही जमीन, मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं खबरों का। संभल में पथराव, फायरिंग, बवाल मामला। छतों से फायरिंग में 3 लोगों की गोली लगने से मौत। फायरिंग और हिंसा में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। डीएम, एसपी, पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। फायरिंग में मरने वालों के नाम भी आए सामने। बवाल में नईम, रोमान, बिलाल की मौत की पुष्टि। फायरिंग में मरने वालों के नाम भी आए सामने। संभल में पथराव, फायरिंग, बवाल का मामला। शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। चोर गिरोह के 4 शातिर किए गए गिरफ्तार। थाना रोजा व सर्विलांस सेल की टीम ने किया खुलासा। 4 शातिर चोरों को मैं माल किया गया गिरफ्तार। 9 किलो 600 ग्राम सफेद व 30 ग्राम पीली धातु के जेवर बरामद। सेंध लगाने के उपकरण व 1 अवैध तमंचा, 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद किया गया है। 9 किलो 600 ग्राम सफेद और 30 ग्राम पीली जेवर, सेंध लगाने वाले उपकरण व 1 अद तमंचा भी बरामद। बहराइच से खबर। चलती गाड़ी बनी आग का गोला। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर हुई खाक। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर खाक। जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय साहित्यिक उत्सव का रविवार को समापन हुआ। 2 दिन के कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों से आए लेखकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं हिंदी साहित्य के लेखक डॉक्टर नागेश पांडे ने बताया कि आज के इस आधुनिकीकरण के युग में बच्चों के अंदर किताबों के प्रति रुचि देख अभिभूत हो गया हूँ। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के मन में नई जानकारियों को सीखने के लिए एक अलग सा जज्बा देखने को मिला है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि जिस प्रकार आज के युग में ज़्यादातर बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है, जिससे उन्हें जो भी ज़रूरी ज्ञान है और जो ज़रूरी नहीं है उसे भी बच्चे देखते हैं और सीखते रहते हैं। ऐसे में जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर
पढ़ाई के लिए एक अलग ही ललक देखने को मिली है। जेएमडी वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य मल्लिका अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से आए हुए लेखक, कवि एवं विचारकों के द्वारा बच्चों को भविष्य के बारे में मार्गदर्शन किया गया। उसके उपरांत एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित हुआ, जिसमें सभी लेखकों, कवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल कम दें और जितना हो सके बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, लेकिन बच्चों ने उसे आज सुबह उसमें भी दर्शन हुए। कितने लोगों ने पढ़ी? क्या उसमें लास्ट में मैसेज पढ़ा है? These stories will all किताबों में शुरुआत भी है, जर्नी भी है और कंक्लूजन भी है। ना कि जैसा कि आपने चांद के बारे में बात करें तो ये है चांद, तो जो उस समय हो रहा था वो वैसे भी नहीं रहा है, लेकिन जो बीच की इंफॉर्मेशन देने की जो जर्नी है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से वो भी सुखी जा रही है। चांद वही है, हम हमारे स्कूल में 2 दिन का लिटरेरी फेस्ट मनाया जा रहा है, जिसमें से कि 23 और 24 नवंबर को 23 तारीख को हमारे पास ऑथर्स आए हुए हैं बाहर से, ऑल ओवर इंडिया से 5-6 ऑथर्स हैं जो कि बच्चों के संग इंटरेक्शन कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से वो स्टोरी लिखते हैं, किस तरह से पोइट्री लिखते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई और उन्होंने उस कला को किस तरह बढ़ाया। वो अपना अनुभव हमारे बच्चों के संग शेयर कर रहे हैं और हमारी ये उम्मीद है कि हमारे बच्चे उनके संग इंटरेक्ट करने के बाद में सीखेंगे और इस कला को खुद भी आगे लेकर के चलेंगे। 23 तारीख को क्लासरूम सेशंस हुए थे, एक फॉर्मल वेलकम सेरेमनी के बाद में क्लासरूम सेशंस थे, जिसमें ये ऑथर्स हमारे बच्चों से उन्होंने बात करी और सब उनको कहानी के बारे में बताया। और आज के हमारे कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं और वही ऑथर्स आज हमारे संग पैनल डिस्कशन में एक डिस्कशन जिसमें कि सारे पैनलिस्ट बैठ के ये चर्चा करेंगे कि कल की जनरेशन और आज की जनरेशन में कौन किसको क्या ज्ञान दे रहा है। देखा जाए तो आज के बच्चे हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं और बड़ों को तो हमारा तो बनता ही है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को वैल्यूज शेयर करें और इंडियन वैल्यूज और इंडियन कल्चर से अवगत कराएं। तो हम तो ज्ञान देना चाहते हैं, पर क्या हमारा बच्चा आज की तारीख में लेने को तैयार है या वो अपना क्या ज्ञान हमको देता है आज की तारीख में। तो ये कौन किससे सीखे वाला एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है, जो कि 2 बजे से शुरू होगा हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में। और हमारे पेरेंट्स हमारे संग, हमारे सारे पेरेंट्स भी हैं जो कि ईगरली वेट कर रहे हैं इस इवेंट को की समाप्ति का, जिसमें कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी बच्चों ने दी हैं अपनी। स्मार्टफोन आज की तारीख में दुर्भाग्यवश बच्चे के लिए, जैसे कि बच्चे के लिए वो एक नेसेसिटी बन चुका है, बट पेरेंट्स का रोल वहां पे कुछ गलत था, जहां पे उन्होंने इस चीज की शुरुआत करवाई। अब वो समय ऐसा था उस समय कोविड में, जबकि थोड़ा सा हम लोग सब मोबाइल की तरफ डिपेंड करने लग गए थे, बच्चों को भी मोबाइल के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही थी। बट अगर देखा जाए तो अब उसको बच्चों ने पकड़ लिया है, अब पेरेंट्स ने उसको अपनी एक सहूलियत के लिए तौर पे लेने लगे, जो कि गलत है, जिसकी यूज से बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन ले रहा है। क्या हम उसको मोबाइल की यूज दे रहे हैं, पर क्या हम नजर रख पा रहे हैं एज पेरेंट्स? क्या हम नजर रख पा रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है उस मोबाइल से? गेम्स भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जिसमें उनके नजरों पे जोर पड़ रहा है, जिसमें उनके ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ रहा है, एक पर्टिकुलर बॉडी शेप पे फर्क पड़ता है, बैकबोन पे फर्क पड़ता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है बच्चे के ऊपर। और हम लोग सबकी कोशिश है, स्कूल हम लोगों की जरूर जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को उस मोबाइल से, फोन के यूज से किसी भी तरीके से बाहर लाने की कोशिश करें। ये जेएमडी स्कूल में इसका जरूर हम लोग ने एक ये मुहिम उठा के रखा है कि हम बच्चों को अपने इतना बिजी करें, ऑक्यूपाई करें, इतना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें कि वो ग्रेजुअली अपने मोबाइल को छोड़ करके और स्पोर्ट्स और रीडिंग और लिटरेरी कामों में ज्यादा इन्वॉल्व हुए। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं। महिला समूह के द्वारा, अन्य स्थानीय उत्पादों के द्वारा जो बनाए गए हैं, ये निश्चित रूप से मैं हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, उद्यमी हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे हस्तशिल्प और उत्पादों को आज इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
हमारे देश को 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। उसी की वजह से आज चाहे कोई क्षेत्र हो, गांव हो, शहर हो, सीमांत क्षेत्र हो, और मैं कहूं तो जमीन, पाताल और आसमान, तीनों ही जगह हम नए नए कीर्तिमानों को स्थापित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है देश किस तेज गति से आगे बढ़ा है, चाहे वो आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में आज बहुत ही अभूतपूर्व रूप से देश आगे बढ़ा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक सफल योजनाएं आज भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से आज हमको आर्थिक समृद्धि आने के साथ ही बड़े स्तर पर आज रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि हम जहां 11वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आने वाले समय में हम बहुत जल्द दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारा राज्य भी राज्य स्थापना के अपने 24 साल पूरे कर चुका है। हम रजतोत्सव वर्ष के रूप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मना रहे हैं और रजत जयंती में हमने अनेक संकल्प लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे संदेश हमारे प्रदेशवासियों को दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में भगवान केदारनाथ की भूमि से हम सब के लिए उनके श्रीमुख से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि ये 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा। और उनके शब्द हमारे लिए जहां हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं, हमारा पाथेय कर रहे हैं और उनके सहयोग से आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। आप सब लोगों ने अगर यहाँ प्रदर्शनी में देखा होगा तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का एक उन्होंने डेमो वहां पर लगाया हुआ है। उस पर कानपुर शहर के युवा शेखर बिजलानी ने जिले ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहर के रतनलाल नगर निवासी युवक ने 18 दिन के कठिन चढ़ाई चढ़कर नेपाल के माउंट मेरा की 21,800 फीट की चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि उन्होंने 20 नवंबर को हासिल की। वहीं अब युवक के पास घर लौटने पर इससे बड़ी उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल बना। बधाई देने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। ये मामला है ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों होमगार्डों द्वारा QR कोड कानपुर फर्जी TSI और होमगार्ड बनकर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश CMS सूरज मिश्रा ने चकेरी थाना प्रभारी को दिए हैं। न्यू आजाद नगर निवासी अधिवक्ता अंकित यादव ने बताया कि 25 जनवरी 2024 को रात श्यामनगर बाईपास के पास एक व्यक्ति ने उसे रोका और खुद को होमगार्ड शिवम शुक्ला बताते हुए सीट बेल्ट न लगाने पर चलान करने की बात कही। इस दौरान खुद को TSI बताते हुए सतबरी रोड निवासी राजीव दीक्षित आया और चलान न करने के बदले 1,000 रुपये की मांग की। रुपए ना होने की बात कही तो शिवम ने बार कोड देते हुए फर्जी TSI होमगार्ड बन अवैध वसूली का ऑनलाइन 500 रुपये ट्रांजैक्शन करवा लिए। लगभग 1 माह बाद पता चला कि राजीव होमगार्ड और शिवम उसका कारिंदा है। राजीव लगभग 7 साल पहले फर्जी दरोगा की वर्दी पहनकर वसूली करने के आरोप में जेल और 2012 में चकेरी थाने में से अपहरण के मुकदमे में भी जेल जा चुका है। राजीव ने अपने घर पर लगभग 10 TSI किराए पर रखे हैं और उनके सरकारी वाहन से भी घूमता है। ये मामला है ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों होमगार्डों द्वारा QR कोड के माध्यम से अवैध रूप से वसूली का, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। अंततः न्यायालय ने इसमें जांच के लिए आदेश दिया है। ये मामला है सतबरी का।
जहां पे राजीव दीक्षित और एक होमगार्ड शिवम शुक्ला क्यूआर कोड के माध्यम से इसके वसूली कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट पुलिस के उच्च अधिकारियों से की गई। जांच 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 और जांच के नाम पे कुछ भी नहीं, तब माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश इसमें रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना का। ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीन मिल्स के पेराई सत्र का विधि विधान से पूजन अर्चना करने के लिए शुभारंभ हुआ। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शुरभी गंगवार, मिल प्रबंधक समिति के सभापति डॉक्टर वी.के. सिंह, डीएम व उप सभापति सावन कुमार सहित अन्य ने साथ मिलकर हवन पूजन करते हुए पेराई का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथियों सहित मिल प्रबंधन में शामिल अधिकारियों ने गन्ना किसानों को माल्यार्पण करते हुए उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में एसडीएम रविंद्र सिंह, सीओ जय सिंह, परिहार तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर, जिला गन्ना अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता, प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर यहाँ के सभी किसान भाइयों को जो कि गन्ना किसान हैं उनको बधाई देना चाहते हैं और उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो है गन्ना को लाइए और आपको यहाँ पूरी शुगर मिल की टीम, जीएम साहब, चीफ इंजीनियर, बाकी जो भी लोग हैं आपकी पूरी मदद के लिए तत्पर हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी और आप शांतिपूर्वक ढंग से अपना गन्ना को लाए। जो मिल गेट पे लाना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं, वो भी सुविधा हमारे यहाँ है। बाकी सभी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और देखिए आप आज गन्ना मिल का पेराई सत्र का शुभारम्भ हुआ। माननीय विधायक डॉक्टर सूरी जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और बाकी यहाँ के उपाध्यक्ष जो है जय गंगवार जी भी हैं, बाकी डेलीगेट्स हैं, जीएम शुगर मिल, एसडीएम, सारे अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, सब लोग उपस्थित। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सब लोग जो है इस कितना उत्साहित हैं इस शुगर मिल को चलने के लिए और अच्छे तरीके से चले। ये मैं जीएम साहब से अपेक्षा करता हूँ कि पूरी टीम को रात दिन जो है पूरा सक्रिय रखें ताकि किसी भी प्रकार का फॉल्ट ना आए और अच्छे से गन्ना सत्र में पूरी पेराई अच्छी से हो और अधिक से अधिक रिकवरी भी हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए और किसानों को किसी भी प्रकार का सुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखें। पूरे जनपद में मात्र अगर उद्योग के नाते गए तो एकमात्र कायमगंज स्थित हमारी कोऑपरेटिव की चीनी मिल है और मुझे हर वर्ष जब मैं पेराई सत्र में यहाँ आती हूँ तो हर वर्ष कुछ नया करने की लालसा और नए करने की उम्मीद से चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करती हूँ और मुझे बड़े आपको आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारे पिछले पेराई सत्र में हमारी रिकवरी रेट कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा था और जो हमारे चीनी मिल के जो जीएम हैं उनकी अध्यक्षता में डीएम सर, नए उप सभापति जो चुने गए हैं। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का दीदार किया। करीब 11 बजे अनिल कपूर ताजमहल पहुंचे। उन्होंने देखकर उनके फैंस की भीड़ लग गई। उनके फैंस ने अनिल कपूर के साथ फोटो लेने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों की वजह से फोटो न लेने पाने फैंस काफ़ी नाराज नजर आए। बता दें कि आगरा में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की सूबेदार फिल्म की शूटिंग चल रही है। संभल मामले मुरादाबाद कमिश्नर अंजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने काफ़ी लोगों को हिरासत में लेने की बात कही। वहीं कमिश्नर मुरादाबाद ने बताया कि जब वह सुबह सर्वे के लिए टीम पहुंची तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन वहां पर भीड़ एकत्रित होने शुरू हो गई और 3 तरफ से लोगों की भीड़ थी जिन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच किसी ने फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगे कमिश्नर ने बताया कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई और पुलिस अधीक्षक संभल के पीआरओ भी पैर में छर्रे लगने से घायल है।
सर, जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की ज़रूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी के मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। हाँ, हमारे सारे जो जवान हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसको झेल रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजहें थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ, और जिस तरीके की चीज़ें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली